भूतिया बंगला। काले अंधेरे में डूबा वह बंगला बहुत भयानक लग रहा है। भुवन बंगले में है। बंगले से आती भयानक चीखों से वह बुरी तरह भयभीत है। अब वह बंगले से बाहर भाग रहा है। भयानक आवाजें उसके चारों ओर से डेरा डाल रही हैं। अब वह बंगले के लॉन में है। सनसन चलती हवाएं अंधड़ का रूप ले रही हैं। बादलों की गड़गड़ाहट से कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। तभी कहीं कड़कड़ाती हुई बिजली गिरी और भुवन का कलेजा दहल उठा। वह जिधर भी भागने की कोशिश करता, उधर से नुकीले दांतों और लंबे लंबे नाखूनों से उसे नोचने के लिए भयावह आकृतियां आ जाती हैं। वो चीख रहा है, बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा है, पर वह दूर दूर तक कोई नहीं दिखता उसे। भुवन की चिल्लाते चिल्लाते आवाज़ बैठ रही है। लंबे लंबे दांतों वाली आकृति उसके गले में लिपट गई और अब भुवन को लग रहा है कि वह आकृति उसका खून चूस लेगी। उसे छुड़ाने के लिए भुवन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जोर से चिल्लाता है, बचाओ। क्या हुआ भुवन? भुवन आंखें खोलो। भुवन ने आंखें खोलकर देखा। उसकी माँ उसके चेहरे पर झुकी हुई चिंता भरी नजरों से उसे देख रही थी। क्या हुआ तुम्हें? उनके फिर से पूछने पर उसने बताया, कुछ नहीं मम्मी, बड़ा डरावना सपना था। भुवन ने अपने चेहरे पर छलक आए पसीने की बूंदों को पोंछते हुए कहा, देर रात तक हॉरर फिल्म देखने से यही तो होगा। अब तब तो तुम सुनते नहीं हो, कितना भी मना करूं, बस अपने मन की करता है। मम्मी यहाँ फिर से शुरू हो गई। जयश्री को बीच में ही टोकते हुए भुवन बोल पड़ा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इतनी इतनी रात तक जागकर तू क्या देखता रहता है फिर? भुवन मुस्कुराया। वह अपनी भोली माँ को क्या बताए कि वह क्या देखता रहता है। वह आजकल एक भूतिया बंगले पर काम कर रहा है। उसके बारे में छानबीन करेगा। दिन रात उसके बारे में खबरों से, इधर उधर से, नेट से तथ्य इकट्ठे कर रहा है। शायद यह उसी का यह प्रभाव रहा कि जो उसने वह सपना देखा। कहा जाता है कि जो अवचेतन मन में होता है वही सपने में आता है। यही रहा होगा। उसने अपना सिर झटका और मुस्कुराते हुए माँ की ओर देखकर कहा, माँ बड़े जोर से भूख लगी है। और अपने इस इमोशनल हथियार से माँ को लाजवाब कर वह बाथरूम की ओर बढ़ गया। अच्छा चल जाकर फ्रेश होकर आ, मैं नाश्ता लगाती हूँ, कहती हुई जयश्री चली गई। भुवन जयश्री और वीर प्रताप सिंह का इकलौता बेटा है। शादी के कई सालों बाद, बड़ी मुरादों के बाद पैदा हुआ था। वह अपने अलग ही तरह का है। किसी से भी उसका स्वभाव नहीं मिलता, वह किसी से भी नहीं मिलता। वीर प्रताप सिंह एक कारोबारी हैं, पर अपने कारोबार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। वो अपने माँ बाप को वह जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। पिता जितना सख्त है, बेटा उतना ही नरम दिल है। कोई नौकर गलती या गुस्ताखी करता है या कोई नुकसान कर दे तो वीर प्रताप उसके पैसे काट लेते हैं, तो भुवन उनके काटे हुए पैसे चुपचाप से उनको दे देता है। सब कहते हैं कि इतने सख्त ठाकुर साहब के यहाँ एक देवता बेटा कैसे पैदा हो गया। खुद वीर प्रताप सिंह भी कभी कभी चिंता करते हैं कि ऐसे स्वभाव को लेकर ये कारोबार कैसे चलाएगा। वह एडवेंचर की ओर भागता है। यही वजह है कि उसने कॉमर्स की बजाय हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट को चुना है। रहस्य की परतों को खोलना उसे अच्छा लगता है। उनमें छिपी कहानियों को सामने लाना उसका शौक है। कई प्रोजेक्ट वह अपने प्रोफेसर डॉक्टर बालियन के साथ कर चुका है। प्राचीन किले, बंगले, हवेली, खंडर उसके प्रोजेक्ट में शामिल रह चुके हैं। उसके कई लेख प्रकाशित होते रहते हैं। अपने कर्मठ स्वभाव के कारण वह अपने प्रोफेसर का चहेता है। अभी हाल ही में उसने एक बंगले के बारे में किसी अखबार में पढ़ा था कि वह भूतिया है। तब से सब तरफ से उसका ध्यान हटकर उसी बंगले पर केंद्रित हो गया। वह भूत प्रेतों को नहीं मानता, ऊपर से जिद्दी स्वभाव का है। उसने फैसला किया कि वह उसकी खोजबीन करेगा और सबको बताएगा कि यह केवल एक अफवाह है। वो नहाकर आ गया। माँ ने नाश्ता लगा दिया था। उसने नाश्ता किया और अपने दो दोस्तों को फ़ोन किया। कैलाश और शिवम उसके जिगरी दोस्त हैं, उसके सहपाठी हैं और उसी की तरह एडवेंचर नेचर के हैं। उनको भी उसने इस अभियान में शामिल कर लिया। उन तीनों ने दिल्ली के लिए बस पकड़ी। दिल्ली में नजफगढ़ में रिहायशी इलाके में वह बंगला था और भूतिया बंगला के रूप में मशहूर था। तीनों ने दिल्ली में पहुंचकर नजफगढ़ में एक होटल में डेरा डाला और शाम के समय वे बंगले की खोजबीन करने के लिए निकले। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। उन्होंने उस बंगले को आराम से ढूंढ लिया। इस बात से उनको अंदाजा हो गया कि यह बंगला कितना मशहूर है कि जिस किसी से भी पूछा उसने फ़ौरन उसका पता बताया और उन तीनों की तरफ ऐसी निगाह से देखा कि मानो ये तीनों पागल हैं और यह सलाह भी दी, क्यों मरने के लिए उधर जा रहे हो, अभी नई उम्र के हो, आराम से अपनी ज़िंदगी जियो। और इन तीनों ने उनकी बातों को हंसी में उड़ाते हुए अपना रास्ता नापा। बंगले के पास आकर उन्होंने उसका निरीक्षण किया। उसकी हालत देखने से लगता था कि यह करीब 30-35 वर्ष से बंद पड़ा होगा। इतने दिनों से
उसकी मरम्मत, साफ सफाई और उचित देखभाल नहीं हुई थी, इसलिए वह झाड़ झंकार से घिरा हुआ था। शाम के उतरते अंधेरे में लंबी होती परछाइयों में यह रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वह इस दृश्य से कन्नी काट लेता, लेकिन ये तीनों ऐसे कई अभियानों में शामिल हो चुके थे। तीनों के कंधों पर टंगे हुए बैगों में टॉर्च, कैमरे और अन्य कई चीजें थीं जो वे अपने उपयोग में लाते थे। गेट के पास आकर उन्होंने फाटक को खोला। कई वर्षों से गेट बंद होने के कारण यह जाम हो चुका था और उस पर बेलें और लताएं प्राकृतिक रूप से बढ़कर इतनी झाड़ झंकार में हो गई थीं कि अब गेट को लगभग ढक लिया था। फिर भी तीनों फाटक को खोलने में कामयाब हो गए और अंदर घुसे। लंबे चौड़े लॉन को पार करके वे बंगले में घुसे। चारों तरफ जाले ही जाले थे। उनकी आहट सुनकर चमगादड़ फड़फड़ाते हुए उड़े। कहीं से उल्लू बोलने लगे। उनकी भयानक घुघुआती हुई आवाज़ डरावना माहौल उत्पन्न कर रही थी। झाड़ियों से कोई जानवर भागा, शायद बिल्ली हो सकती थी। हैरानी की बात थी कि बंगले के सभी दरवाजे खुले हुए थे। हॉल कमरे में पहुंचने पर उन्होंने देखा, यह विशालकाय हॉल था। ऊपर शानदार झूमर टंगा था। बेहद खूबसूरत कलात्मक सीढ़ियाँ ऊपर की मंजिल की तरफ जाती थी। देखने से मालूम पड़ता था कि यह आलीशान बंगला काफ़ी शौकीन लोगों का है। हर तरफ धूल गर्द का अंबार था। सब तरफ जाले ही जाले झूल रहे थे। भुवन ने एक मूर्ति के ऊपर से कवर उतारा। मूर्ति इतनी खूबसूरत और सजीव लग रही थी कि जैसे यह अभी बोल पड़ेगी। तीनों ने धूल झाड़कर बैठने के लिए सोफे को साफ किया और वहाँ बैग रख दिया। अपने बैग से मोमबत्ती निकाली और जलाकर वहीं लगे हुए खूबसूरत स्टैंड पर लगा दी। अब तीनों टॉर्च लेकर ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। ऊपर की मंजिल पर भी यही हाल था। कई कमरे थे, भव्य सजावट थी, कीमती सामान था, पर धूल और गर्द से अटा हुआ, जालों से पूरा हुआ। कोने कोने में चमगादड़ों का बसेरा था। थोड़ी सी आहट होती और वे पंखों को फड़फड़ाते हुए चमगादड़ सिर के ऊपर से गुजर जाते। काले अंधेरे कमरे में उनके पंखों की फड़फड़ाहट एक भयानक सा एहसास जगा रही थी। तभी उनके सामने से तेजी से कोई गुजरा। भुवन चौंका, पर उन्होंने देखा कि यह तो वही काली बिल्ली है जो गेट पर भागी थी। तो उनके होठों पर मुस्कान दौड़ गई। बेमतलब में ही डर गए थे यार, हंसते हुए शिवम ने कहा। तीनों नीचे आए। भुवन ने शिवम की तरफ हंसते हुए देखते हुए कहा, देखा, खाली अफवाह फैलाते हैं लोग, कुछ नहीं है यहाँ। अभी तक तो कहीं भूत वूत दिखे नहीं, अब कहाँ से दिखेंगे? अरे दिखेंगे भी तभी हम देख लेंगे कि कितने बड़े भूत आते हैं। हम कल यहाँ ध्यान से देखेंगे और इसकी पूरी छानबीन करेंगे। अब हम यहाँ कैमरे लगा देते हैं और फिर चैन से सोएंगे। सवेरे देखेंगे कि क्या क्या हुआ है रात में। शिवम ने अंगड़ाई ली और अपने बैग से कैमरे निकालने लगा। कैमरे से उसे कुछ ध्यान आया। उसे लगा कि शायद वहाँ कैमरे पहले से ही लगे हुए हैं। अब भुवन उठा। उसने अपने साथियों से भी कहा। वे दोनों भी टॉर्च लेकर जगह जगह चेक करने लगे। वास्तव में ही कैमरे लगे हुए थे, लेकिन अभी तो वे किसी काम के नहीं थे। उन्होंने अपने कैमरे लगा दिए और आराम से आकर बैठ गए। रात धीरे धीरे खिसक रही थी, लेकिन कहीं कोई आहट नहीं थी। बीच बीच में बिजली के रोने की आवाज़ और चमगादड़ के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ ही आ रही थी। रह रहकर उल्लू बोल रहा था। कुल मिलाकर साधारण लोगों के लिए तो माहौल भयानक था। तीनों आपस में सिर जोड़े हुए बातें कर रहे थे। कुछ स्नैक्स और बिस्किट निकालकर खा रहे थे। अचानक एक तेज चीख बंगले में गूंजी। शिवम, कैलाश और भुवन उन आवाज़ों की दिशाओं में भागे, पर उन्हें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज़ें सभी दिशाओं से आ रही थीं। अब इस समय तीनों अलग अलग दिशाओं में थे। अचानक अपनी पीठ पर कुछ दबाव पाकर शिवम घूमा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक लहूलुहान आदमी खड़ा था। उसके माथे के बीचों बीच गोली लगी हुई थी जो आर पार हो गई थी। वहाँ से खून रिस रहा था। उसका सिर भी लहूलुहान था। वहाँ से खून की धाराएं बह बहकर उसके चेहरे को भिगोते हुए पूरे शरीर पर बह रही थी। उसके बालों की लटें खून से चिपककर चेहरे पर आ गई थी, जिससे उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। शिवम की डर के मारे घिग्गी बन गई थी। वह आदमी उसकी पीठ पर हाथ थपथपाकर बेहद सर्द और खरखराती आवाज़ में पूछ रहा था, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? वो कुछ नहीं, शिवम के मुंह से निकला। उस आदमी ने खूनी आंखों से घूरते हुए अपने फौलादी पंजों से शिवम की गर्दन पकड़ ली। शिवम पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी चीख को सुनकर कैलाश ने भुवन की ओर दौड़ते हुए आए। उन्होंने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उस आदमी ने शिवम को छोड़ दिया। शिवम बेहोश हो गया और अब वह
उनकी तरफ घूमा। भुवन और कैलाश बाहर को भाग खड़े हुए। वह रक्त रंजित आदमी तो गायब हो गया, लेकिन दरवाजे पर ऐसे ही लहूलुहान कई लोग खड़े थे। कैलाश तो उन्हें देखते ही बेहोश हो गया। अब अकेला भुवन बचा था।